तो देखिए, पहली बात तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लीगल एस्पेक्ट में ना जो सेक्शंस हैं या डेट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शंस हैं, डेट स्पेसिफिकली जो एक्ट कब बना वो वाली डेट्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई एक्ट कब बना है उसके प्रति क्वेश्चन है वो आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको एक बार क्वेश्चन दिखाया भी था क्लास में, IT एक्ट से आया था और RT एक्ट से भी था। तो उनकी जो डेट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यूनिट दिखने में काफ़ी बड़ी है, नो डाउट, कवर करने में भी बड़ी है, लेकिन एक इस यूनिट की खासियत क्या है, इस यूनिट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, इस यूनिट की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो घुमाएंगे नहीं आपको ज़्यादा। जैसे बाकी यूनिट्स में मार्केटिंग वगैरह चार में घुमाते हैं ना, तो वो यहाँ पर आपको घुमाएंगे नहीं, वो सीधा सीधा क्वेश्चन निकाल के आप लोगों से पूछ लेंगे कि ये बताओ क्या होता है और ये बताओ क्या होता है। तो इस वजह से इस यूनिट में नंबर लेने आसान है अगर आपने एक बार सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया। अब पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्ट्स हैं। देखो, सबसे पहले आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 का एक एक्ट है जिसके अंदर आप लोगों को कवर करना है। उसमें फिर ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी वगैरह ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी हैं अलग अलग तरीके के। उसके बाद आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम पढ़ने के। उसके बाद है NI दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जिसके अंदर 3 सेक्शन है आपका। एक है प्रॉमिसरी नोट है, चेक है और बिल ऑफ एक्सचेंज है, 3 होते हैं। उसके बाद आता है कंपनीज एक्ट, ये थोड़ा आसान है क्योंकि इसको हम एडवांस अकाउंटिंग में या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ के आते हैं, नेचर वगैरह, टाइप्स वगैरह जो भी हैं कंपनी से रिलेटेड। उसके बाद आता है LLP, ये भी LLP एक एक्ट है। कौन सा? LLP एक्ट 2008 का एक्ट है। ये 2008 में ये एक्ट है वो आया था, 2008 का ये एक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट है दैट इज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। उसके बाद IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दैट इज 2000। उसके बाद RTI दैट इज 2005। उसके बाद IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसके अंदर सब कुछ आ जाएगा आपका, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह, क्या कॉपीराइट क्या होता है, क्या ट्रेडमार्क होता है, क्या जो उसके इमर्जिंग इश्यूज हैं वो इसमें आएंगे। और देन लास्ट में आता है हमारे पास GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कौन सा? GST जी, ये फर्स्ट क्लास है इस कोर्स की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST है वो इसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, टॉपिक काफ़ी सारे हैं पढ़ने के लिए। इस यूनिट का तरीका क्या है? वही सेम तरीका है। इस यूनिट को पढ़िए, जितना पढ़ाया जाता है उसके अच्छे से नोट्स बनाइए आराम से, और डेली बेसिस पे उतना रिवाइज कीजिए। ये सिंपल से, बहुत ही सिंपल सा तरीका है किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने का, कि जितना आपका पोर्शन कवर होते जाएगा उसको साथ ही साथ क्या करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। अगर आपने इतना काम भी कर लिया तो इस यूनिट में भी आपका अच्छा खासा स्कोर है वो डेफिनेटली आ जाएगा। अच्छे नंबर है वो आप इस यूनिट में से लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस। आई होप कि आपको सिलेबस समझ आ गया होगा। तो अगर हम सिर्फ एक्ट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 8 एक्ट हैं और 2 टॉपिक हैं। तो मतलब टोटल लगभग 10 टॉपिक्स हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। GST भी एक्ट ही है और IT एक्ट भी एक एक्ट ही है, मतलब 8 जो स्पेसिफिक एक्ट हैं और 2 हैं वो जो GST और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो टोटल कहीं ना कहीं आपके 10 टॉपिक्स हैं इसमें, जिसको आप लोगों ने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अच्छे से कवर करेंगे एक एक चीज़ को, कोशिश करेंगे कि इसमें से आपके पूरे मार्क्स हैं वो आ जाए। तो हम शुरू करते हैं हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बहुत आसान है, मुझे लगता है सबसे छोटा एक्ट है इन सभी में से और सबसे आसान है। सबसे छोटा है और सबसे आसान है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 2 चीज़ों का डिफरेंस हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या सीन है, किस तरीके से काम होगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932 या ना 1930 है यार, यहाँ पे गलत लिखा गया, 1930 है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ पॉइंट्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के।
1930। तो इसमें दो चीजों पे फोकस है। पहला है सेल पे और दूसरा है एग्रीमेंट टू सेल। दो चीजें होती हैं। ये क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक पर्सपेक्टिव इसमें क्वेश्चंस को समझने का, बनाने का है कि एक इसमें फोकस किया जाता है सेल्स पे और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल पे। दूसरा पोर्शन जो इसके अंदर कवर होता है वो कौन सा है? वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये सिर्फ उन्हीं गुड्स पे एप्लीकेबल होता है जो मूवेबल है। मतलब आप किसी घर को बेचो वो सेल्स ऑफ गुड्स में नहीं आएगा, क्योंकि घर है वो गुड्स में नहीं आता, वो प्रॉपर्टी में आ जाता है। ठीक है जी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर जो चीजें काम करती हैं वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट होता है। उसके बाद क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो 10 एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो मौजूद होने ज़रूरी है। ठीक है, वो आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे। जो 10 एलिमेंट्स होते हैं ना वो हर जगह पे ही आपको क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। ये हो गया। और उसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बिवेयर। लेट द बायर बिवेयर का मतलब इसमें ये बताया जाता है कि जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उस टाइम पे उस सामान को देखना, उस सामान को चेक करना, उस सामान को खरीदने से पहले सारी चीज़ें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस चीज़ को आप जागो ग्राहक जागो से भी याद रख सकते, इसी वजह से आता है जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो है, इसको जो आपने टीवी पे ऐड देखी होगी जागो ग्राहक जागो, वो इसी पॉइंट से आती है जिसमें वो अलग अलग पॉइंट बताते हैं। मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए ये चीज़ें काम करती हैं। इसके लिए अवेयरनेस के लिए ये सारी चीज़ें वो काम करती हैं। समझते हैं इनको? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। ठीक है, इसको सही कर लेना, ये गलती से लिखा गया है 1930 है, 1930। Sales of goods act is one of the specific form of contract recognized and regulated by law in India. Sale is a typical bargain between buyer and seller. दो लोगों के बीच में क्या होती है, बातचीत होती है, बार्गेनिंग होती है। एक बंदा खरीदने वाला होता है कुछ और दूसरा बंदा क्या होता है, किसी चीज को बेचने वाला होता है। The provision of acts are applicable to contract related to sales of goods, which means movable property. अब इसमें ये पॉइंट आ गया कि सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम मूवेबल प्रॉपर्टीज को ही इसमें अप्लाई करते हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी अब इसका पार्ट नहीं आती है, उसके लिए प्रॉपर्टी एक्ट अलग से बना हुआ है। द जनरल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसकी प्रोविजन हर कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई होगी। मतलब ये समझ लीजिए कि जो 10 एलिमेंट्स होते हैं ना, जो 10 एलिमेंट्स होते हैं ना एक कॉन्ट्रैक्ट को, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, जहां पर कोई एक्ट लिखा हुआ या एग्रीमेंट लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका आना जरूरी है, वो अपने आप ही आ जाता है। सेल्स ऑफ गुड इज सो फॉर एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल्स ऑफ गुड्स में भी उन सारे जो चीजें हैं उसको क्या मान्यता दी गई है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंडेड द लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स। पता चल गया, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इट केम इनटू फोर्स इन 1 जुलाई 1930। अब ये पॉइंट आ जो आपने याद रखना है। कब आया एप्लीकेबल हुआ? 1 जुलाई 1930 को अप्लाई एप्लीकेबल हुआ। कब एप्लीकेबल हुआ? 1 जुलाई 1930 को ये एप्लीकेबल हुआ। This act is not applicable to the sale of immovable properties like land, shop और house etc. तो इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है।
बिफोर सेल्स ऑफ गुड्स दिस वाज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वर्ल्ड इंडियन वाज ओमिटेड फ्रॉम द टाइटल एक्ट इन 1963। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था और इसमें पहले इंडियन वर्ड यूज होता था, लेकिन बाद में इंडियन वर्ड को 1963 में हटा दिया गया। इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इसका नाम, ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए। जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है पहले ये किसका पार्ट था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। फिर 1930 को इसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। 1930 से लेके 1963 तक इसका नाम क्या था? इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और 1963 में जो इंडियन वर्ड था उसको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। इंडियन वर्ड को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, तो ये इसका कुछ बैकग्राउंड है। इधर ये वो चीजें हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं। एग्रीमेंट होता है किस चीज का, कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा, किसको? गुड्स को। उसके लिए एक प्राइस होगा और उसके साथ साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो। एग्रीमेंट में बायर होगा, सेलर होगा। ट्रांसफर में दो तरीके की आ जाती हैं। इमीडिएट ट्रांसफर जिसको से बोला जाता है, येट टू बी एग्रीमेंट टू ट्रांसफर, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। बाद में मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है लेकिन बेचेंगे बाद में, एग्रीमेंट टू सेल। उसके बाद जो गुड्स होती हैं वो भी आगे आपकी तीन तरीके की होती हैं। एक होती है एग्जिस्टेंस गुड्स, एक होती है फ्यूचर गुड्स और एक होती है कॉन्टीजेंट गुड्स। और जो एग्जिस्टेंस है वो भी स्पेसिफिक होती है, असर्टेन्ड होती है और अनअसर्टेन्ड होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। मतलब ये इसका ओवरऑल कंटेंट है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का जो पूरा सिलेबस है वो इतना है जिसको हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। कुछ डेफिनेशंस अगर हम देखें तो बायर क्या होता है? बायर मीन्स द पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय। नॉट ओनली द पर्सन हु बाय बट आल्सो वन हु एग्रीज टू बाय इज अ बायर। तो चाहे तो आप एक्चुअली में खरीद रहे हो या आप एग्रीमेंट कर रहे हो खरीदने का कि भैया मैं खरीद लूंगा, तो उसको क्या बोला जाता है? बायर बोल दिया जाता है। सेलर की डेफिनेशन क्या है? सेलर मीन्स द पर्सन हु सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल। अब सेलर नॉट ओनली हु सेल्स बट आल्सो अ पर्सन हु एग्री टू सेल। सिंपल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। अब जो गुड्स का टाइटल है उसमें क्या क्या हो सकता है? तो जैसे एक फोन है तो इसका टाइटल ऑफ एग्रीमेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होगा? मतलब ये कि कैसे पता चलेगा कि ये ओनरशिप किसके पास है? बिल्स है ना, सब आ जाएंगे, जैसे इंक्लूड बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीप्ट, वारंट और ऑर्डर टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज प्रूफ टू पोजेशन ऑफ गुड्स। उसके बाद और ऑथराइजिंग पर्पस टू ऑथराइज आइदर बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी, और पोजेसर ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू ट्रांसफर द रिसीव गुड्स देयर बाय रिप्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है कि भाई आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा उन गुड्स की ओनरशिप को दिखाने के लिए। यस और नो? व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू शो द डॉक्यूमेंट्स। आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप क्या करने वाले हो? आप जो डील है वो करने वाले। ओनरशिप को प्रूफ करने के लिए यू शुड हैव सम डॉक्यूमेंट। आपके पास कोई ना कोई प्रूफ का होना जरूरी है। गुड्स का मतलब जो भी जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स में क्या नहीं आता? एक्शनेबल क्लेम्स आ जाएगा और पैसा नहीं आएगा। मतलब जिसपे कोई क्लेम हो, ठीक है, जैसे डेट हो, वो वाला नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? स्टॉक्स और शेयर्स भी कंसीडर करते हैं। मतलब मनी नहीं आएगा लेकिन स्टॉक्स आ जाएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल, घास भी आ जाएगा, और which agree to be severed, और ऐसी चीजें जो जमीन का पार्ट तो है लेकिन बाद में उनको वहां से हटा दिया जाएगा। जैसे फसलें हैं, अगर देखा जाए तो फसलें मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, जमीन का पार्ट बनती हैं, लेकिन क्योंकि उसको जमीन से निकाल लिया जाता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच एग्री टू बी सर्वर्ड, मतलब उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, वो वाला उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। करेंसी नहीं आएगी बेटा, मनी इन सर्कुलेशन, पुरानी हो नहीं हो कोई नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ये हमारी गुड्स होती हैं।
मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी, किसी पे एक्शनेबल क्लेम्स हो गया, या फिर मनी है जो सर्कुलेशन में, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाँ, सिक्योरिटीज हैं, कोई फसलें हैं, कोई घास है, या कोई भी चीज, कुछ भी जो जैसे सेब है, कोई कोई फ्रूट का आप क्या कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि फ्रूट चाहे जमीन पे ही लग रहा है, पेड़ पे लग रहा है, लेकिन उसको उससे तोड़ा जा सकता है। उसका जो एग्रीमेंट होगा ना, उस टूटे हुए फल का होगा, मतलब बाद में वो फल तोड़ के उस बंदे को दे दिया जाएगा जो भी उसको खरीदना चाहता है, जो भी बंदा उसको क्या करना चाहता है, खरीदना चाहता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है बेटा जिसपे कोई क्लेम हो, जैसे होता है ना कई बार, जैसे आप रुको मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई डेट होता है ना, मतलब समझ रहे हो ना, जो इसका टाइटल फ्री नहीं है। जैसे अगर सपोज करो ये फोन है, अगर इस पे इसको ये मैं इसका ओनर हूं, मैं इसको बेच दूं तो ये गुड है, लेकिन सपोज करो मैंने ये फोन किसी के पास गिरवी रखा हुआ है किसी चीज के लिए, तो मैं इसको गुड्स में कंसीडर नहीं कर सकता जब तक ये फ्री नहीं होता। अनसिक्योर्ड डेट की तरह, मतलब या कुछ भी बोल सकते हो, दैट इज समथिंग, इसको बोला जाता है एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम जिस पे कोर्ट में कोई एक्शन लिया जा सकता है, ऐसा समझ, सिंपल भाषा में याद रखो। अब आता है गुड्स। गुड्स में हमारे पास अलग अलग टाइप्स हैं। एक होती है एग्जिस्टेंस गुड, जो आज एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके अंदर फिर कुछ स्पेसिफिक भी रहेंगी, कुछ असर्टेन रहेंगी और अनअसर्टेन रहेंगी, इससे आपको काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। देन आती है फ्यूचर गुड्स, देन आता है कॉन्टिजेंट गुड्स। अब ये क्या होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मौजूद है, जो एग्जिस्ट करती हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे ये फोन है, इस फोन को बेचना चाहता हूं तो ये एग्जिस्ट करती हैं। वो वाली गुड्स जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं उसको बोला जाता है एग्जिस्टिंग गुड्स। दोज पोजेस्ड, ओन्ड और पोजेस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो सेलर के पास हैं, जो मौजूद है। अब ये स्पेसिफिक हो सकती हैं, ये असर्टेन हो सकती हैं और ये अनअसर्टेन हो सकती हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, वो चीज जिसको आपने उस टाइम पे आइडेंटिफाई कर दिया जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आइडेंटिफाई एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एनी स्पेसिफिक एंड फाइनली डिसाइडेड गुड्स लाइक सैमसंग गैलेक्सी वाइल कूल मशीन एट 7 kg। मतलब आप दुकान पे गए, आपने बोल दिया कि ठीक है आईफोन 13 प्रो मैक्स मेरे को चाहिए, तो मैंने उसका क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि ये वाला फोन मेरे को चाहिए, तो इसको फाइनल कर दिया, तो ये हो जाएगी स्पेसिफिक गुड। असर्टेन गुड्स का मतलब क्या होता है, are those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद किसी लॉट में से स्पेसिफाई कर दी जाती है। जैसे सपोज करो ये 100 एप्पल है, तो इसमें से आपने बोल दिया कि इसमें से ये वाले 5 एप्पल मुझे चाहिए, या इसमें से 5 kg, अगर 1 क्विंटल है तो मैं बोल दूंगा कि 5 kg एप्पल है। मतलब एक लॉट में से जब आपने स्पेसिफाई कर दिया, लॉट में से आपने स्पेसिफाई कर दिया। और अनअसर्टेन का मतलब है जिसको आपने असर्टेन नहीं किया, आपने बोला 100 किलो, कोई से भी 5 मेरे को दे दो, जैसे रैंडम सैम्पलिंग होता है। अनअसर्टेन समझ रहे हो, ये रैंडम की तरह हो गया, रैंडमली आपने बोल दिया कि ये भाई निकाल दो मेरे को, बस कोई भी आ जाए मैं उसको ले लूंगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मौजूद थी, असर्टेन जिनको आपने लॉट में से सर्टेन किया लेकिन आफ्टर द एग्रीमेंट किया है, और अनअसर्टेन कौन सी हैं, जहां पर आप रैंडमली कोई भी पूरे लॉट में से गुड्स को ले लेते। अब आती है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स वो होती हैं गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द, जहां पर आप रैंडमली कोई भी पूरे लॉट में से गुड्स को लेने वाले हो। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स इज ऑलवेज एग्रीमेंट टू सेल। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता, क्योंकि ये गुड्स बाद में मिलने वाली हैं, समझ रहे हो ना। दीज गुड्स विल बी अवेलेबल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया,
लेकिन वो गुड्स की जो डिलीवरी होने वाली है वो आज से बाद के टाइम में होने वाली है, 1 महीने 2 महीने कभी भी होने वाली है। इट इज नेवर एक्चुअल सेल बिकॉज पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट इज नॉट एक्सिस्टेंस। इसको आप सेल नहीं बोल सकते। जैसे मैंने बोल दिया कि ठीक है भाई मेरे को 1 महीने के बाद ये कोई स्पेसिफिक चीज खरीदनी है, तो जब वो चीज आएगी तभी वो मुझे मिलेगी। आज सिर्फ उसका एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट टू सेल है। अगर एग्रीमेंट हो गया है, वो एग्रीमेंट टूट भी सकता है, लेकिन वो गुड्स हैं जो उसकी डिलीवरी है वो इन फ्यूचर हो। फॉर एग्जाम्पल, पी एग्री टू सेल to Q all the milk that his cow may yield during the coming year. This is a contract for the sale of future. मतलब उसने क्या बोल दिया कि भैया अगले साल मेरी गाय जो दूध देगी वो सारे का सारा तेरे को दे दूंगा। तो ये हो जाएगा फ्यूचर गुड्स। इसको क्या नाम दे दिया जाएगा? फ्यूचर गुड्स। और कॉन्टीजेंट गुड्स वो होती है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे फसल है, फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इन फ्यूचर अगर फसल होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर नहीं भी, समझ लो। द एक्विजिशन ऑफ व्हिच द सेंडर डिपेंड्स अपॉन अ सर्टेन इवेंट्स, जो किसी इवेंट्स पे डिपेंड करती है। इट इज आल्सो ऑपरेट एज एग्रीमेंट टू सेल एज फार क्वेश्चन ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी टू बायर इज कंसर्न। द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। A agreed to sell to B a Picasso painting provided he is able to purchase it from the present owner. This is contract. एक बंदा दूसरे बंदे को बोलता है कि भैया उस बंदे से मैं एक वहां पे एक सेल तो वो होगी, एक बिड चल रही है, एक बोली लग रही है उसकी, मतलब गुड्स की, वहां पर कोई पिकासो की पेंटिंग है, ऑप्शन चल रही है, तो वहां पर अगर मुझे वो पिकासो की मैं पेंटिंग खरीद लिया तो वो मैं तेरे को बेच दूंगा। अब वहां पर मिलेगी या नहीं मिलेगी तो क्या बोल सकते? फसल के कॉन्ट्रैक्ट कोई वही बोल सकते हैं। वहां पे आपको वो मिले या ना मिले तो आप कुछ नहीं कह सकते। वहां पर वो चीज आपको मिले या ना मिले आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो वहां पर अनसर्टेन हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्लियर? ये वाला चार्ट देखो, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा फ्यूचर और अनसर्टेन में, क्योंकि स्टूडेंट्स को यही फ्यूचर और कॉन्टीजेंट में बेसिक डिफरेंस बच्चों को समझ नहीं आता। तो ये चार्ट देख लो, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फ्यूचर में कंफर्मेशन है बेटा, फ्यूचर में कंफर्मेशन है। कॉन्टीजेंट मतलब वो ऐसी सिचुएशन में है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। फ्यूचर का मतलब आपने बोल दिया कि ठीक है भैया मैं ये सामान तेरे को 1 महीने के बाद दूंगा, ये बुक मेरे पास है, मैं भी 1 महीना इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं तेरे को 1 महीने के बाद ये बेच दूंगा, तो वो तो एग्जिस्ट करता है ना, कन्फर्म है। देखो, गुड्स नॉट विद द बायर मे और मे नॉट हैपन, पोजेशन और एक्विजिशन। अभी गुड्स नॉट विद द बायर फ्यूचर के केस में नहीं है, और मे नॉट भी हैपन, यहाँ तो कॉन्टीजेंट में तो होगी या नहीं होगी। देखो सर्टेनिटी इधर है ना, ज्यादा सर्टेनिटी है, और इधर सर्टेनिटी नहीं है, और आपके कंट्रोल में है जो चीजें वो, और नॉट विद इन ह्यूमन कंट्रोल। तो आप जब आपके हाथ में नहीं है चीजें तो वो कॉन्टीजेंट गुड्स का पार्ट बनती हैं, और जब वो आपके कंट्रोल में है तो वो फ्यूचर का पार्ट। जैसे आप प्रोडक्शन करने वाले, अब बोलते हो कि ठीक है भाई मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है, तो तू 100 यूनिट्स तेरे को मैं 1 महीने के बाद दे दूंगा, तो प्रोडक्शन तो आप ही ने करनी है ना, तो आपके हाथ में है, तो सर्टेन हो उस चीज को लेके, आप उस चीज को लेके सर्टेन हो, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टीजेंट गुड्स, स्पेसिफिक, अनसर्टेन और असर्टेन। ये सारी गुड्स आपको पता होनी चाहिए। अब आता है डिलीवरी।
डिलीवरी का मतलब क्या होता है, जब आप सामान को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर करोगे। अब यहाँ पर एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ लेनी चाहिए, वो क्या है कि डिलीवरी लेना बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिलीवरी देना सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस चीज को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। डिलीवरी लेना मतलब आप किसी पे कहीं दुकान पे जाते हो, वहां पे उससे मोबाइल खरीद लिया, तो उस मोबाइल को घर पे लेके आना वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डिलीवरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर, नॉट द सेलर। क्योंकि जब आपने उस गुड्स को परचेज कर लिया ना, या उसने सेल कर दिया, तो जो उसका ओनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी डिलीवरी। ठीक है, ये देखो वॉलंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू, वॉलंटरली वर्ड इसी वजह से लिखा हुआ है। डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी बाय डूइंग एनीथिंग which has effect on putting the goods in the possession of the buyer or any other person authorized to hold them on his behalf. सिंपल, वो तो डिलीवरी है, वो एक्चुअली में आपकी भी हो सकती है, आपके बिहाफ पे किसी और पर्सन को भी हो सकती है। डिलीवरी में डिपेंड करता है। ठीक है, जब आप बोल दोगे कि ठीक है मैं अपने लिए लूंगा, या आप किसी को भेज देते हो कि भैया तू ले आना मेरे, आप अपने घर के किसी मेंबर को भेज देते हो, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हो गया, उसके बाद आप बोलोगे कि हाँ भाई मैं ले लूंगा ये, कि मैं किसी और बंदे को बोल दूंगा वो मेरी जगह पे ये गुड्स को लेके आएगा। अब जो डिलीवरी है वो भी तीन तरीके की होती है। एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या है, जब एक्चुअली में गुड्स को ही ट्रांसफर कर दिया गया। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल डिलीवरी का मतलब बेटा ऑनलाइन डिलीवरी की बात नहीं हो रहा, ये 1930 का एक्ट है, तब ऑनलाइन चीजें नहीं चलती। इस वजह से आपको एक्ट के हिसाब से समझना है, आज के पर्सपेक्टिव से इसको रिलेट करने की कोशिश नहीं करनी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या हुआ, जब जो गुड्स है, मोबाइल खरीदा तो मोबाइल को ट्रांसफर कर दिया, सिंपल, मोबाइल को ट्रांसफर कर दिया। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट, विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजेशन, थिंग इज केस ऑफ डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। अटॉर्नमेंट का मतलब एक्नॉलेजमेंट, जैसे आपको बिल दे दिया, एक्चुअल अभी पोजेशन है वो आप सेलर के पास ही है। जैसे आप गाड़ी खरीदने गए तो आपको क्या कर दिया, बिल दे दिया, एक तरीके से बोल दिया कि ठीक है भाई बिल आप ले जाओ, गाड़ी है वो आपको दे दी जाएगी, समझ लो। चेंज इन, विदाउट चेंज इन कस्टडी और एक्चुअल पोजेशन, अभी वो सेलर के पास ही है। और सिंबॉलिक का मतलब होता है गुड की जगह पे कोई सिंबल दे दिया जाता है, टोकन, जैसे बड़ी सी चाबी दे दी जाती है, देखा होगा आप लोगों ने, की दे दी, यहाँ पर आपको गाड़ी के कागज दे दिए तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया। अगर आपको उसकी एक्चुअल चाबी दे दी या फिर एक बड़ी वाली चाबी दे दी तो सिंबॉलिक, मतलब एक सिंबल में ये बता दिया कि ये जो गुड्स है उसकी जो डिलीवरी है वो आप तक हो गई है, सिंबॉलिक। ठीक है, सिंबॉलिक तरीके से वो डिलीवरी है वो आप तक हो गई है, ये बोला जाता है किसमें, सिंबॉलिक डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब कि आपने एक्नॉलेज कर दिया कि चीज है वो आपकी होगी, आपको बिल दे दिया, इधर कोई टोकन दे दिया, टोकन दे देते हैं, ऐसा। क्लियर है? तो ये हमारा डिलीवरी है टॉपिक, जिसके अंदर डिलीवरी का मीनिंग क्या है, डिलीवरी की टाइप्स कौन कौन सी है, और इधर में स्पेसिफिकली वर्ड लिखा हुआ है कौन सा, इस वर्ड को स्पेसिफिकली इसी वजह से लिखा गया है क्या, वॉलंटरी ट्रांसफर है। इस वर्ड को यहाँ पर स्पेसिफिकली इसी वजह से लिखा हुआ कि जो यहाँ पर ट्रांसफर होता है वो वॉलंटरली होता है। कुछ डेफिनेशंस हैं। मर्केंटाइल एजेंट, इसका मतलब क्या होता है, इट मींस एन एजेंट हु इज इन कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज एन एजेंट अथॉरिटी ईदर टू सेल गुड्स और कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल और मनी सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। मतलब कौन हो गया भाई, जो मर्केंटाइल एजेंट का मतलब जो बंदा बेच रहा है अपनी इच्छा से, जो सेलर है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है ना, इधर प्रॉपर्टी का मतलब एज प्रॉपर्टी नहीं, इस प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का मतलब पता क्या है, इस प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, लिखा हुआ है ना, ओनरशिप ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। मतलब आपने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, इसका मतलब आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। क्या कर दिया, आपने ओनरशिप है उस बंदे को ट्रांसफर कर दी।
आपने क्या ट्रांसफर कर दिया, आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ओनरशिप ऑफ गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय सेलर टू द बायर और देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बाय द सेलर टू ओनरशिप टू द बायर। मतलब अगर आज ही बोल दिया कि भाई आज से ही जो सामान है तेरे को बेचा जाएगा, आज ही, तो वो सेल हो गया। और अगर बोला कि फ्यूचर में मिलेगा तेरे को सामान, तो उसको आप एग्रीमेंट टू सेल भी बोल देते। इंसॉल्वेंट कौन होता है? जो बंदा दिवालिया हो चुका है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो अपने डेट नहीं दे पा रहा है, उसके जो डेट हैं या उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो उससे बढ़ गई हैं, ठीक है, उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो बढ़ चुकी हैं उसके एसेट से। हु इज अनेबल टू पे द डेट, जो बंदा अपने डेट को पे नहीं कर सकता। देन आता प्राइस। प्राइस का मतलब होता है कंसीडरेशन, द मनी कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। प्राइस का मतलब क्या होगा कि जो कंसीडरेशन है, मतलब जो गुड्स आप बेच रहे हो वो किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बेची जाएंगी ना। जो गुड्स, जो सामान बेचा जा रहा है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचा जाएगा। और क्वालिटी का मतलब होता है स्टेट और कंडीशन ऑफ गुड्स, कि जो गुड्स बेची जा रही हैं वो मार्केटेबल भी हैं या नहीं है, क्या एक्चुअली में वो इस पोजीशन में है कि अगर मैंने कुछ सामान खरीदा और उसको मैं बाजार में बेचने जाऊं तो वो बिक जाना चाहिए एट मार्केट प्राइस। कि अगर मैं उस सामान को बेचने के लिए मार्केट में लेके जाऊं तो वो सेल हो जाए, मार्केटेबल होना चाहिए, एक्चुअल क्वालिटी। अब आता है सेल और एग्रीमेंट टू सेल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfer or agree to transfer the property of goods in the buyer for a price। तीन चार चीजें आ गई। पहला क्या है? पहला है सेल या एग्रीमेंट टू सेल। या तो एक्चुअल सेल होनी चाहिए या आप एग्रीमेंट करते हो कि मैं बेच दूंगा। ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप इन गुड्स बाय द सेलर टू द बायर। तो दो लोग हो गए, एक सेलर हो गया, एक बायर हो गया, फॉर अ प्राइस, एक प्राइस पे, ठीक है। देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्टी ओनर एंड अनदर। तो सेल का मतलब क्या हुआ? 4 सबसेक्शन 3 याद रखिएगा सेल की डेफिनेशन। Where under a contract of sale the property in goods is transferred from seller at the contract of sale। जब आपने सेल किया उसी टाइम पर आपने गुड्स को ट्रांसफर, जैसे आप दुकान पे जाते हो 10 रुपए का 20 रुपए का पेन लिया, कुछ भी लेस लिया आपने, तो वो तरीके से सेल है। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे ओनरशिप आपको मिल जाती है। उसी टाइम पे वो जो ओनरशिप होती है वो आपको मिल जाती है, उसको बोला जाता है सेल। उसको क्या नाम दे दिया जाता है? दैट इज व्हाट वी कॉल सेल। उसको हम क्या नाम दे देते हैं? सेल। और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है जहां पर ओनरशिप है वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती। जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर तो होगी लेकिन वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती। एक एग्रीमेंट कर लेते हो, आप हाथ मिला लेते हो कि ठीक है भाई कॉन्ट्रैक्ट आज कर लेते हैं, लेकिन वो किसी फ्यूचर डेट पे आपको ट्रांसफर किया जाएगा। जो गुड्स हैं वो आपको कब ट्रांसफर की जाएंगी? इन फ्यूचर, किसी फ्यूचर डेट पे वो आपको क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो आप लोगों को मालूम ही है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टीज होंगी, एक सेलर होगा और एक बायर होगा। सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी नेसेसरली गुड्स कवरिंग ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। जो गुड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। देन अ प्राइस शुड बी पेड और प्रॉमिस्ड। एक प्राइस है वो डिसाइड किया जाएगा कि इतने प्राइस पे हम सामान को बेचने वाले हैं, इतने प्राइस पे हम सामान हैं वो बेचने वाले हैं, वो डिसाइड किया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट टेक प्लेस। और जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए? ट्रांसफर होनी चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट और कंडीशनल का मतलब अभी बताया। एब्सोल्यूट का मतलब अभी ट्रांसफर कर दिया, अगर अभी सेल कर दी तो वो एब्सोल्यूट है, और अगर एग्रीमेंट टू सेल कर दिया तो वो कंडीशनल है। एग्रीमेंट टू सेल कर दिया तो वो कंडीशनल है। ऑल अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उसके अलावा
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जितनी भी चीजें होती हैं वो आप लोगों को पता है, 2 पार्टीज हैं, फ्री कंसेंट है, जो कुछ भी है, ठीक है, वो आप लोगों को मालूम है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वही है, कॉम्पिटेंसी पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की लीगैलिटी होनी चाहिए, कंसिडरेशन है वो फ्री होनी चाहिए, इस तरीके की कोई स्टार्टिंग से नल वाइड वगैरह नहीं होना चाहिए। अब अलग अलग चीजें होती हैं, एक होता है सेल एंड हायर परचेज, सेल एंड बेलमेंट की 2 है। हायर परचेज का मतलब है ईएमआई पे गुड्स को लेना। पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की लीगैलिटी होनी चाहिए, कंसिडरेशन है वो फ्री होनी चाहिए, इस तरीके की कोई स्टार्टिंग से नल वाइड वगैरह नहीं होना चाहिए। अब अलग अलग चीजें होती हैं, एक होता है सेल एंड हायर परचेज, सेल एंड बेलमेंट, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। अब इसको अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, हायर परचेज का मतलब क्या होता है? हायर परचेज का भी एक्ट 1972 है। हायर परचेज का मतलब है ईएमआई पे गुड्स को लेना। आप किस्तों पे कोई चीज ले लेते हो, डाउन पेमेंट कर दिया आपने, सपोज करो कोई चीज 10 लाख रुपए किया तो आपने 5 लाख दे दिया और 5 लाख तो गुड्स को आपको दे दी, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और जिस दिन आपकी आखिरी पेमेंट होगी उस दिन आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उस पे आप लोगों को ओनरशिप वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आपको ओनरशिप वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। बेलमेंट का मतलब होता है आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी को कोई सामान देते हो, जैसे टेलर को आपने कपड़ा दे दिया सूट बनाने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है। कंडीशन दैट सम गुड्स आर टू बी रिटर्न्ड व्हेन पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। अब जैसे रेंट, आजकल आपको पता है रेंट पे कपड़े भी मिल जाते हैं, ठीक है, आपको कोई कोट पैंट लेना है, आपको कोई ब्लेजर लेना है, आपको कोई भी कपड़े लेने हैं तो आप रेंट पे ले लो, रेंट पे जाके कपड़े ले सकते हो, तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज वन व्हिच सम गुड्स आर सोल्ड और आर टू बी सोल्ड फॉर अ प्राइस बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड एंड देयर इज ओनली डूइंग और रेंटिंग ऑफ सम वर्क और लेबर, देयर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओनली वर्क लेबर एंड नॉट फॉर सेल। काम करने के लिए, समझ रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ सामान आपने दे दिया जिस पे कोई काम करना, लेबर के लिए, सर्विस बेस्ड होती है, सर्विस बेस्ड होती है। तो अब इधर डिफरेंस से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाला चार्ट इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आपके पेपर में याद रखना है आपने। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है, इसी से आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से ही आपको देखने को मिलेगा। यू विल फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड ओनली। सेल का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर इमीडिएटली। इमीडिएटली बायर को क्या कर दिया आपने? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। एब्सोल्यूट, कैसे कर दी? एब्सोल्यूट कर दिया। एब्सोल्यूट कर दिया। उसके बाद आता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में आपने क्या कर दिया? प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स पासिस टू द बायर ऑन फ्यूचर डेट और फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। फ्यूचर पे होगा या कुछ उसकी कंडीशंस होंगी, जब वो कंडीशंस पूरी, मतलब ये एब्सोल्यूट होगा तो ये कंडीशनल हो गया, वो एब्सोल्यूट होगा तो ये कंडीशनल हो गया। ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कर दी है। बेचने वाले ने बेच दिया, खरीदने वाले ने खरीद लिया, बेचने वाले को सामान बेच ट्रांसफर कर दिया और खरीदने वाले ने पैसे दे दिए। एग्जीक्यूटेड का मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है। और इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी का मतलब जो अभी एग्जीक्यूट होना है, जो इन फ्यूचर किसी पर्टिकुलर डेट पे एग्जीक्यूट होने वाला है। द सेलर कैन sue the buyer for the price because the passing of property therefore the buyer. The aggrieved party can sue for damages only and not for the price. अब सेल के केस में सेलर है वो बायर को प्राइस के लिए स्यू कर सकता है क्योंकि सामान है वो ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में आप प्राइस के लिए नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस के लिए कर सकते हो, क्योंकि सेल एक बड़ा है ना, सेल बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट टू सेल उसका एक पार्ट है। तो सेल के केस में आप प्राइस और डैमेजेस दोनों के लिए कर सकते हो, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस के लिए आप सामने वाले को पकड़ सकते हो। आपका अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए पकड़ सकते हो, अदरवाइज आप किसी चीज के लिए नहीं पकड़ सकते, ठीक है, अदरवाइज आप किसी भी चीज के लिए उस बंदे को नहीं बोल सकते।
लाइबिलिटी, सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इज द लाइबिलिटी ऑफ बायर। अब गुड्स अगर खराब हो गई तो भी तो सेलर की ड्यूटी है भैया, सेलर की सॉरी बायर की ड्यूटी है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है ना, जो ओनर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो ओनर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा ना। एक सेकंड, और इधर क्योंकि अभी गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई है तो सेलर की है। उसी तरीके से रिस्क है यहाँ पर बायर का है, यहाँ पर रिस्क है वो भी सेलर का है। नेचर ऑफ राइट्स जस्ट इन रैम और जस्ट इन परसोना, अभी ये चेक करना पड़ेगा। जस्ट इन रैम रुको, जस्ट इन रैम का मतलब ये उधर वाले लोगों ने बनाए हुए हैं, कुछ टर्म्स हैं, लिख लेना अपनी कॉपी पे। जस्ट इन रैम इज द राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ थिंग अगेंस्ट रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। गुड्स के अगेंस्ट है तो जस्ट इन रैम हो जाएगा, और किसी पर्सन के अगेंस्ट हो गया तो पर्सोनम। रैम का मतलब गुड्स, रैम का मतलब यहाँ पर गुड्स है, परसोनम का क्योंकि यहाँ पर तो रैम है ना, क्योंकि गुड्स ट्रांसफर हो चुकी हैं। इधर इसके केस में परसोनम अगेंस्ट द पर्सन। अगेंस्ट द पर्सन, पर्सन के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? पर्सन के अगेंस्ट। तो रैम का मतलब यहाँ पर जस्ट इन रैम का मतलब थिंग और गुड्स की बात हो जाएगी। और इधर रैम का मतलब गुड्स, इधर गुड्स लिख लो, थिंग्स लिख लो, और इधर पर्सन लिख लो। द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, सेलर रीसेल नहीं कर सकता। इधर रीसेल कर सकता है क्योंकि उसके पास, मतलब आपने ना दिमाग में एक पॉइंट रखना है कि सेल के केस में ओनरशिप किसके पास है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप किसके पास है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। In case of insolvency of seller, the official assignee will not be able to take over the goods but will receive the price from the buyer. अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बंदा, उसका जो असाइनी होगा या उसका जो नॉमिनी होगा वो गुड्स नहीं ले सकता लेकिन प्राइस ले सकता है। The official assignee will acquire control over good but the price will not be recoverable. तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। सेल के केस में सिर्फ प्राइस मिलेगा और एग्रीमेंट के सेल में सिर्फ और सिर्फ गुड्स मिलेंगे। और इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर द ऑफिशियल विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स और नो कंट्रोल ओवर द गुड्स। ठीक है, ये लास्ट वाले 2 पॉइंट्स है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। सेल के केस में क्योंकि सेल हो गया था, ओनरशिप चली गई थी, तो अब ओनरशिप तो नहीं आएगी, प्राइस आएगा। और इधर क्योंकि ओनरशिप नहीं है तो प्राइस नहीं आएगा, ओनरशिप आ जाएगी। और इधर हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स, क्योंकि अब बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो भाई जो सेलर है वो तो बोलेगा कि भैया मेरे को गुड्स का कंट्रोल दो, और इस केस में कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है, तो सिंपल चार्ट है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। ठीक है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है वो फ्रेम किए जा सकते हैं। इस सिंगल चार्ट से आपसे काफी सारे
क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। अब सेल और हायर परचेज है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। हायर परचेज में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि हायर परचेज का मतलब क्या होता है। ये तो आपका ईएमआई हो गया, ये तो ईएमआई है। देखो सेकंड लास्ट में सेलर मतलब जिसने सामान बेचा था, अगर वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया क्योंकि वो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, तो आप गुड्स तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन पैसा अगर आपको नहीं मिला तो आप पैसा वापस ले सकते हो। और एग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो आप गुड्स ले सकते हो, प्राइस नहीं, क्योंकि प्राइस तो अभी हुआ ही नहीं है, तो दोनों अपोजिट है। और सेल, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया और ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो आप अपनी ओनरशिप वापस ले लोगे। और एग्रीमेंट टू सेल में तो आप कुछ लोगे ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर में सोचा गया था कि फ्यूचर में हम कुछ करने वाले, इन फ्यूचर है वो अमाउंट है वो मिलने वाला। सेल और बेलमेंट। अब बेलमेंट में क्या होता है, क्योंकि आगे पूरा कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ये भी मैं आपको होमवर्क में बता देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ बेलमेंट का मतलब क्या होता है। बेलमेंट का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी को सामान देते हो, जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है फिर वो बंदा आपको सामान वापस कर देता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे आप टेलर के पास चले जाते हो कि टेलर को आपने कपड़े दिए, आपने रिपेयर करने के लिए अपना मोबाइल दिया किसी दुकान पे, तो ठीक है, तो उसको बोला जाता है बेलमेंट, दैट इज बेलमेंट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। अब जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या हो सकता है, समझने की कोशिश करो कि सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, किसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। सबसे पहले तो या तो गुड्स एग्जिस्टिंग हो सकते हैं या फ्यूचर। कॉन्टिजेंट के बेसिस पे तो नहीं होगा, मतलब गुड्स की बात हो रही है तो एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स है। द गुड्स विच फॉर्म द प्रोजेक्ट मैटर मे बी एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स, या तो एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकती है या फ्यूचर गुड्स हो सकती हैं। There may be contract for sale of the acquisition of which by the seller depends upon contingency which may or may not happen, or where a contract of sale seller affects sale of future goods that contract operate as agreement to sell। तो दोनों तरीके के हो सकता है, मतलब सेल भी हो सकता है और एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। ठीक है जी, सेल भी हो सकता है और एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। गुड्स पेरिश बिफोर मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज void इज गुड्स विदाउट द knowledge of the seller have at the time when contract was made perish or become so damaged as no longer to contract exist। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी गुड्स के लिए सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया आपको नहीं पता कि गुड्स खराब हो चुकी हैं, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। समझ गए, आर यू गेटिंग द पॉइंट। पेरिशेबल मतलब जो खत्म हो रही है, जैसे दूध दही कुछ भी हो सकता है, मतलब नल, तो शुरुआत में ही वो खत्म हो जाएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप जिसका कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, जिस गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट आप करने वाले हो, वो गुड्स ऑलरेडी पेरिशेबल मतलब जो खत्म हो जाए, मतलब जिनका लाइफ स्पैन कम होता है ना, जैसे दूध दही लस्सी मक्खन, ये सारी चीजें हैं ना जो खराब हो जाती हैं एक पर्टिकुलर टाइम 2-4 दिन के बाद जो खराब हो जाती हैं, वो बात। फुल डिस्क्लोजर तो था लेकिन बंदे को पता ही नहीं था, ठीक है, सेलर ही उस चीज के बारे में अवेयर नहीं था, जो सेलर था वही इस चीज के बारे में अवेयर नहीं था। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। अब इसमें क्या होगा, वेयर देयर इज एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेलर और बायर पेरिश और बिकम सो डैमेज दैट नो लॉन्गर द डिस्क्रिप्शन रिस्क पासेस टू द बायर, द एग्रीमेंट इज देयरफॉर अवॉइडेड और बिकम ओवर। अब ये क्या है, मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही खत्म हो चुकी है। दूसरा है बिफोर सेल, सेल से पहले, मतलब एग्रीमेंट टू सेल, मतलब आपने सोचा कि फ्यूचर में मिलेंगी, लेकिन उस टाइम पे तो थी, लेकिन जब सेल होनी थी, जिस दिन ट्रांसफर होना था, उस टाइम पे वो खत्म हो गई। ठीक है, आज आपने सोचा कि ठीक है भैया तेरे को मैं 4 दिन के बाद दूध का इतना लीटर दूध दे दूंगा, तेरे घर पे प्रोग्राम है, तो आज तो जब एग्रीमेंट टू सेल किया तब तो वो दूध सही था, लेकिन जिस दिन डिलीवरी करनी थी दूध की उस दिन वो खराब हो गया, उसी दिन वो खराब हो गया, या उससे एक दिन पहले डिलीवरी से पहले दूध है वो फट गया या खराब हो गया, तो उस केस में बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर द एग्रीमेंट इज देयरफॉर अवॉइडेड और बिकम वॉइड। अब दोनों केसेस हो सकता है,
मान लो खराब हो चुका है तो फिर या तो वो खुद ही अवॉइड कर देगा या इस केस में भी अवॉइड हो जाएगा। और पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सच गुड्स विल अमाउंट टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट शैल बिकम वॉइड। और फ्यूचर के लिए आपने कुछ डिसाइड किया था कि फ्यूचर में मैं ये करूंगा, लेकिन गुड्स है वो किसी भी रीजन की वजह से, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी समझते हो ना, जिसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब जिसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो ये तो फ्यूचर में जब परफॉर्म होना था उससे पहले हुआ ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो पेरिशेबल के केस में मोस्टली वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब पॉसिबल ही नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है, तो जब वो चीज पॉसिबल ही नहीं है तो हम कैसे बोल देंगे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा? दैट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। तो पॉसिबल नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि ये हम कर सकते, ठीक है। अब आता है असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। अब जो गुड्स हैं, आपको पता है कि उस गुड्स के लिए कोई प्राइस होना चाहिए, ठीक है, बिना प्राइस के तो नहीं चलेगा। प्राइस का मतलब, प्राइस की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी हुई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में। और जो सेक्शन 9 है उसने कुछ प्राइस बताया। प्राइस कैसे डिसाइड हो सकता है? पहला, प्राइस बाय द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन द मैनर प्रोवाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और डिटरमाइंड बाय द कोर्स डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। मतलब आप किसी भी तरीके से प्राइस है वो डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? प्राइस को जैसे आपकी इच्छा है आप उस तरीके से क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। लेकिन ये जो प्राइस होना चाहिए ये हमेशा रीजनेबल होना चाहिए। याद रखिए, इसमें मैं वर्ड लिख रहा हूँ, रीजनेबल प्राइस। अब रीजनेबल प्राइस का मतलब समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि गुड्स है 50 रुपए की, आप उससे 10,000 रुपए मांग रहे हो। प्राइस शुड बी रीजनेबल, प्राइस शुड बी रीजनेबल, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, where there is agreement to sell goods on the terms that a price is to be fixed by the valuation of third party and such third party cannot, does not, the agreement is there voided। कई बार क्या होता है कि आप सामने वाले बंदे को बोल देते हो कि ये जो एग्रीमेंट है ना, इसका प्राइस है वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा डिराइव बताया जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी किसी भी रीजन से वो प्राइस डिसाइड नहीं करती, तो एग्रीमेंट को वॉइड किया जा सकता है, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? थर्ड पार्टी वो प्राइस डिसाइड नहीं कर पाती है तो आप उस एग्रीमेंट से बाहर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Where such third party is preventing from making the valuation by the fault of the seller, the party not in fault may maintain a suit for damages against the party। अब इसमें क्या होता है? देखो, दो चीजें, ये बायर है, ये सेलर है, और ये थर्ड पार्टी है। अगर किसी भी XYZ रीजन की वजह से थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड नहीं कर पाई तो वो अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। आप अवॉइड कर सकते हो कि भैया प्राइस डिसाइड नहीं हुआ, पहली कंडीशन तो ये। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बायर है और इधर आपका सेलर है और इधर थर्ड पार्टी है, अब थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं बना रही, कर पा रही, क्यों? क्योंकि बायर का फॉल्ट है। अगर बायर का फॉल्ट है, अगर बायर का फॉल्ट है तो सेलर किसको स्यू कर सकता है? बायर को कर सकता है। क्यों? क्योंकि बायर की गलती की वजह से थर्ड पार्टी प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पा रही। उसी तरीके से अगर फॉल्ट सेलर का हो तो बायर सेलर को भी स्यू कर सकता है। सिंपल बात समझ में आ गई? अगर किसी का कोई फॉल्ट नहीं है और थर्ड पार्टी अपने किसी रीजन की वजह से प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रही है तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दो, बोल दो कि ठीक है भाई हम कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहते, छोड़ दो, हम कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहते, छोड़ दो। लेकिन अगर किसी भी, मधु मैं ही करवाऊंगा बेटा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंप्लीट, लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से बायर का फॉल्ट है तो सेलर बायर को क्यों करेगा, और अगर सेलर का रीजन मतलब सेलर की गलती है तो बायर फिर सेलर को जाके, तो थर्ड पार्टी है वो प्राइस डिटरमाइन करेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडीशन और वारंटी, स्टिपुलेशन विद रेफरेंस टू गुड्स। अब एक होता है कंडीशन और एक होता है वारंटी। कंडीशन का मतलब होता है हर्ट, जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। इसेंशियल टू मेन पर्पस, कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस है ना उसके लिए ये जरूरी है। जैसे गाड़ी है उसमें इंजन का होना जरूरी है, इंजन के बिना तो गाड़ी नहीं चलेगी, या उसके टायर ही नहीं है। जैसे गाड़ी खरीदने गए तो गाड़ी में इंजन का होना जरूरी है। लेकिन वारंटी का मतलब जो कोलैटरल है मेन पर्पस से,
और वारंटी के केस में जैसे स्टीरियो, कार का स्टीरियो मतलब उसमें म्यूजिक सिस्टम, अब म्यूजिक सिस्टम के बिना गाड़ी चल तो जाएगी ना, तो जो गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है वो वारंटी की तरह है, और जो गाड़ी के टायर हैं, गाड़ी का जो इंजन है वो कंडीशन। अगर कंडीशन ब्रेक होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो, मतलब गाड़ी में इंजन ही नहीं है तो आप गाड़ी लेने से मना कर दोगे, ठीक है। अगर गाड़ी में इंजन ही नहीं है तो आप सीधा बोल दोगे कि भाई हम तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे क्योंकि गाड़ी में इंजन ही नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर सिर्फ वारंटी ब्रीच होती है तो उस केस में आप किस चीज के लिए क्लेम कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, आप बाकी किसी चीज के लिए नहीं बोल सकते कि भाई अब हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हो तो उसके लिए कंडीशन का ब्रेक होना जरूरी है। लेकिन कार में स्टीरियो नहीं है, म्यूजिक सिस्टम नहीं है, उस केस में आप उस म्यूजिक सिस्टम का जो कंपनसेशन है वो तो ले सकते हो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते। आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते unless a different intention appears from the terms of contract, stipulation as the time of payment not deemed to be the essence of the contract, whether any other stipulation at the time। ये तो कुछ नहीं, इसमें ये दोनों पॉइंट है कि टाइम रिपीटेड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना। यू वांट टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को विथड्रॉ कर देना या ब्रेक कर देना, ये कंडीशन है। देखो, a stipulation to the contract of sale with reference to goods which are subject, जो मेन सब्जेक्ट है वो कंडीशन होगी, समझ रहे हो ना, जो मेन सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या होगी, वो कंडीशन होगी। जो मेन सब्जेक्ट है वो कंडीशन है। और वारंटी क्या है, वारंटी है कोलैटरल है। कोलैटरल का मतलब है मेन पर्पस से जुड़ी हुई नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा है जिसके बेसिस पे आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो। कैन क्लेम द डैमेजेस, डैमेजेस को तो क्लेम कर सकते हो लेकिन उसके अलावा कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, राइट। जैसे लिखा हुआ है ना, कंडीशन क्या है, स्टिपुलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए जिसकी जरूरत है उसको कंडीशन बोला जाता है। और स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस, जो कोलैटरल है जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीव्ड पार्टी कैन लिक्विडेट द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिस पार्टी का नुकसान हुआ है इस वजह से वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है और साथ में डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। लेकिन इधर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस को क्लेम कर सकती है। द पार्टी कैन ओनली क्लेम द डैमेजेस, पार्टी सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस को क्लेम कर सकती है कि भाई मेरे को इतना नुकसान हुआ है, जो मेरे को नुकसान हुआ है सिर्फ उसकी भरपाई कर दीजिए, बाकी आप कॉन्ट्रैक्ट को रहने दीजिए। अब ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। देखो, अब जब कंडीशन ही टूट गया तो वारंटी तो अपने आप ही टूट जाएगी, लेकिन वारंटी टूट गई इसका मतलब कंडीशन टूट जाए ये नहीं होता, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, कंडीशन ये है, ये पूरा कंडीशन है, कंडीशन का पार्ट वारंटी है, ये वाला वारंटी। तो अगर कंडीशन टूट गई तो वारंटी भी अपने आप टूट जाएगी, लेकिन अगर वारंटी टूट दिया तो उसका कंडीशन पे कोई असर पड़ेगा नहीं। मतलब अगर आपकी गाड़ी में इंजन ही नहीं है तो स्टीरियो का क्या करोगे, समझ रहे हो ना। तो कंडीशन टूटी, कंडीशन के टूटने से वारंटी अपने आप टूट जाएगी, लेकिन वारंटी टूटी तो उसके केसेस पे कंडीशन पे कोई असर नहीं, राइट। वैसे लिख सकते हो जैसे कॉलेज में आप पढ़ते थे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, उस तरीके से लिख सकते हो कि ऑल कंडीशंस आर वारंटीज बट ऑल वारंटीज आर नॉट कंडीशंस। नो सर, उल्टा लिख दिया, सही लिखा है, उल्टा तो नहीं होगा।
कंडीशंस आर वारंटी, मतलब सारी कंडीशंस वारंटी हैं लेकिन सारी वारंटीज कंडीशन नहीं। व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, अब सेक्शन 13 है वो स्पेसिफाई करता है वेयर अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच एट वारंटी, मतलब जब कंडीशन भी वारंटी होगी। जहां पर कंडीशन टूट रही है तो उसको एज अ वारंटी की तरह कंसीडर किया जाएगा, तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर चाहे कंडीशन टूट जाती है लेकिन तब भी आप सिर्फ डैमेजेस को ही क्लेम कर पाओगे, आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं आ पाओगे। तो एक्सेप्शन मान लो या कुछ भी बोलो, व्हेन द बायर ऑल टुगेदर वेव द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, अ पार्टी मे फॉर हिज ओन बेनिफिट वेव अ स्टिपुलेशन, इट शुड बी वॉलंटरी वेवर बाय द बायर। जहां पर टोटली कंडीशंस को रिमूव कर दिया, किसके द्वारा, कंडीशन की रिस्पॉन्स, मतलब वेव ऑफ कर दिया बायर ने खुद से, बायर ने खुद से ही उस कंडीशन को क्या कर दिया, हटा दिया। यस और नो, बायर ने खुद से ही कंडीशन को हटा दिया। वेव ऑफ करने का मतलब होता है ना हटा देना, रिमूव कर देना। तो उस केस अगर वेव ऑफ कर दिया परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, तो उस केस में फिर कंडीशन ना रह के वो वारंटी बन जाएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया कि ये कंडीशन नहीं है। दूसरा, where the contract is non-several and the buyer has accepted either the whole goods or any part, therefore acceptance means acceptance as indicated of section 72 of contract of। अब इसमें क्या होता है, non-severable मतलब accepted either the whole goods or any part, therefore non-severable का मतलब जहां पर complete नहीं है, आपने कुछ चीजों को accept कर लिया और कुछ को नहीं। जैसे वो होता है ना full settlement वाला, आपने पढ़ा होगा, full settlement वाला पॉइंट पढ़ते थे आप, ये वो वाला पॉइंट हो गया। Where the buyer elect to treat the breach of condition as one of the warranty, this is to say that he may claim only damages in such here the buyer has not waived the condition but decided to treat as a warranty। इधर उसने क्या कर दिया था, उसको वेव ऑफ कर दिया, लेकिन इधर उसने वेव ऑफ नहीं कर दिया, उसने सिलेक्ट किया कि मैं इसको एज अ वारंटी ट्रीट करूंगा। मतलब उसने कंडीशन को तोड़ा नहीं, उसने ओरली बोल दिया या उसने बता दिया कि मैं इसको एज अ वारंटी ही ट्रीट करूंगा। ठीक है, इधर तो उसने कोई एक्शन किया था लेकिन इधर उसने कोई एक्ट नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ ओरली उस चीज को बोला। Where the fulfillment of any condition of warranty is excused by the law for reason of impossibility of otherwise। और तीसरा है कि अगर कोई लॉ के केसेस में कोई इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है तो तब भी इस चीज को क्या किया जाएगा, कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट किया जाएगा। ये कुछ एक्सेप्शंस है जो आप लोगों ने याद रखें, व्हेन कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। When the fulfillment of any condition or warranty is excused by the law by reason of impossibility of otherwise। ठीक है, अब आता है कुछ एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, जो आप बोल के बताते हो, एक्सप्रेस करते हो कि ये चीज है, और इंप्लाइड का मतलब होता है जहां पर बिना बोले ही सब कुछ आपके सामने रहता है। Yes or no? Condition and warranties may be either expressed or implied. They are expressed when the terms of contract expressly stated। अगर specifically expressly बताया हुआ तो expressed है, और implied का मतलब जब बोला नहीं। जैसे आप जाते हो बस में चढ़ते हो जब, तो वहां पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो कंडक्टर है वो आएगा, आपको टिकट देगा, आप उसके पैसे दो। अब उसे बोलते तो नहीं हो कि भाई मेरे से पैसे ले, मुझे टिकट दे, क्योंकि वो आपको पता है टिकट लेना इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट आ जाता है। तो इस वजह अब अगर हम कंडीशन की बात करें तो एक्सप्रेस कंडीशन कौन सी है, एक्सप्रेस कंडीशंस व्हिच आर एग्रीड अपॉन। एक्सप्रेस का मतलब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पे आप उस चीज पे एग्रीड अपॉन, आपने बोला था कि ऐसा है, you agreed upon at the time of contract and बताया गया था। और implied which are presumed by the law to be expressed present in the contract। जैसे condition as to title, sale by sample, condition to description, sale by sample, conditions to be quality, condition of wholesomeness और condition of mercantility। अब ये क्या है, these are the
एक्सप्रेस्ड कंडीशंस, ठीक है जी, कैसे, सॉरी इंप्लाइड कंडीशंस नॉट एक्सप्रेस्ड। इंप्लाइड का मतलब ये कंपलसरी है होना, मतलब आप बोल नहीं रहे हो लेकिन ये जरूरी है। तो जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस टाइम पे दो तरीके की कंडीशंस होती हैं, एक होती है एक्सप्रेस और एक होती है इंप्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब है जो आप बोलते हो कि ऐसा होना जरूरी है, ऐसा होना चाहिए, जिस पे आप एग्री कर देते हो। दूसरा इंप्लाइड का मतलब जो ऑलरेडी है, जिसको आपको बताना नहीं पड़ता, जिसको आप बताना नहीं पड़ता। जैसे आप बस में गए तो आप कहां पे जाने वाले हो ये आपको कंडक्टर को बताना पड़ेगा, दैट इज एक्सप्रेस कंडीशन, कि भैया मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे इस इतने नंबर जगह पे जाना है, लेकिन वो आपको टिकट देगा, उस टिकट के लिए आप पैसे दोगे, दैट इज इंप्लाइड कंडीशन, दैट इज इंप्लाइड कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन एज टू टाइटल, अब इसका मतलब क्या हुआ, in every contract unless there is agreement to the contrary, the first implied condition of the seller is that in the case he has right to sell the goods, कि उसके पास right है, in the case he will have right to sell the goods at the time when the property is sold। condition of the title, कि भाई उसके पास टाइटल है, अगर आज ही उसकी इच्छा है तो वो आज ही बेच देगा, और अगर कल है तो वो कल बेचेगा। ऑब्वियसली बात है, इंप्लाइड कंडीशन है, सामान को आपको बेचना ही पड़ेगा, इंप्लाइड कंडीशन है ना, क्योंकि उस सामान के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सामान को बेचना आपके लिए जरूरी है। दूसरा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, where there is contract of sale and goods by description, there is an implied condition that goods should correspond to description। अब इसका मतलब क्या होता है, if you contract को बेचना आपके लिए जरूरी है, दूसरा सेल बाय डिस्क्रिप्शन, where there is contract of sale and goods by description, there is an implied condition that goods should correspond to description। अब इसका मतलब क्या होता है, if you contract to sell peas you cannot compel the buyer to take beans। contract by description, there is an implied condition that goods should correspond to description। अब इसका मतलब क्या होता है, if you contract to sell peas you cannot compel the buyer to take beans, मतलब आपने जो डिस्क्राइब किया है गुड्स वही होनी चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि ये iPhone 13 Pro Max है, इसके अंदर ये है, तो डिस्क्राइब कर दिया। अब जो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ वो किसी और चीज की दे रहा हूँ, लेकिन जो दे रहा हूँ अल्टीमेटली सामान वो गलत दे रहा हूँ, तो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो जो डिस्क्राइब किया जा रहा है उससे वो गुड्स मैच होनी चाहिए, गुड्स शुड बी मैच विद द डिस्क्रिप्शन। The buyer is not bound to accept and pay for the goods which are not accordance with the description। फिर मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा जो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं होगा। मेरे को बोला गया कि इस फोन में 8 GB की रैम है, लेकिन जब मेरे को फोन देने लगे तो उसमें 4 GB है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, रिजेक्ट कर सकता हूँ, मेरा राइट है। मैं बोलूंगा कि भैया जो आप बोल रहे थे वो तो 8 GB था, लेकिन अभी आप 4 GB दे रहे हो, जो गलत है। The buyer is not bound to accept the pay for goods which are not accordance with the description of goods। तो उसके लिए जरूरी नहीं है गुड्स को एक्सेप्ट करना। The act, however, does not define description। अब description क्या नहीं है, where the class or kind to which goods belong has been specified, Egyptian cotton, Java sugar, and where the goods have been described by certain characteristics essential to their identification, jute bales of specified shipment, steel of specified। जहां पर उनको किसी क्लासेस के थ्रू डिफाइन किया जा रहा है तो वो डिस्क्रिप्शन नहीं, ठीक है। जब गुड्स को किसी क्लास के तहत या किसी काइंड के तहत, मतलब अगर उसके फीचर्स बताए जा रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अगर उसको एक क्लास के तहत या एक ग्रुप के तहत दिखाया जा रहा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेल बाय सैंपल, अब ये वो भी चीज आ गई, आपने पहले उसका सैंपल दिखाया, बाद में उसको बेचा, लेकिन अगर वो गुड्स सैंपल के साथ मैच नहीं हो रही तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने सैंपल दिखाया कुछ और, लेकिन जब गुड्स उसको दी गई तो वो कुछ और निकली। और तीसरी है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, जहां पर सैंपल भी और सेल डिस्क्रिप्शन भी है, तो दोनों में से कोई एक भी चीज मिस हो गई तो गलत हो जाएगा। एक भी मिस हो गया या दोनों मिस हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड हो जाएगा। आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो, बोल सकते हो कि भैया मैं इसका पार्ट नहीं बनना चाहता, मैं इसका पार्ट नहीं बनना चाहता, मैं इसका पार्ट नहीं बनना चाहता।
कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ऑब्वियसली बात है ये मर्केंटाइबिलिटी का मतलब था, मार्केटेबिलिटी का मतलब भाई गुड्स है वो गलत नहीं होनी चाहिए, गुड्स बेस्ट होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। इस परचेज रिलाई ऑन स्किल्स और जजमेंट ऑफ सेलर, बस सेलर पे आप भरोसा कर रहे हो तो वो गुड्स है वो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जिसके लिए आप खरीद रहे हो उस क्वालिटी की होनी चाहिए। लेकिन ये इंप्लाइड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी अगर गुड्स को किसी ट्रेडमार्क या पेटेंट के नाम के अंडर बेचा जा रहा है, तो उस केस में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, फिर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर आपने कोई किसी ब्रांड की गुड्स को खरीद लिया, ठीक है, द इंप्लाइड कंडीशन विल नॉट अप्लाई इफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड अंडर अ ट्रेडमार्क और अ पेटेंट नेम। अगर वो किसी पेटेंट के नाम से या किसी ट्रेडमार्क के नाम पे बेची जा रही है तो उस केस में वो इंप्लाइड कंडीशन नहीं रहेगी। अब देयर इज इंप्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ सेलर, द गुड्स सप्लाइड शैड बी रीजनेबल फिट फॉर द पर्पस। अब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब होगी? अगर बायर ने उसको अपना पर्पस बता दिया, बायर ने बता दिया भाई हमारे घर पे प्रोग्राम है, एक या मेरे को 50 किलो दूध चाहिए, खीर बनानी है, लेकिन आपने ऐसा दूध दे दिया जिसकी चाय भी नहीं बन रही। तो जब सेलर को पता है, बायर ने बता दिया एग्जैक्टली कि ये मेरा पर्पस है, उसके बाद भी आप उसको कुछ और दे रहे हो, तो फिर वहां पर आपकी गलती है। द बायर शुड रिलाई ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ सेलर, और वहां पर बायर डिपेंड करता है इसके सेलर के स्किल्स पे, सेलर के स्किल्स पे। तब the goods must be for description dealt by the seller whether he has manufactured or not. Goods must be description, और description के साथ मैच होनी चाहिए। राइट, क्लियर है? तो ये होगी आपकी क्वालिटी और फिटनेस। अगर तो स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया हुआ है तब तो सेलर की ड्यूटी है, और अगर स्पेसिफिकली उसने मेंशन नहीं किया तो उस केस में बायर की ड्यूटी है। ठीक है। कंडीशन 2 मर्केंटेबिलिटी, ये मैंने वही बताया था कि मार्केट में वो गुड्स सेल वाली हो, ऐसा नहीं है कि भैया आपने खरीद लिया बाद में आप उसको कोई बेच ही नहीं रहा, मतलब आप उसको किसी और को बेचने जा रहे हो, बोलते यार ये तो चीजें कब की बंद हो चुकी हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हेन गुड्स आर बॉट बाय द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट शुड बी मार्केटेबल क्वालिटी, मार्केटेबल होनी चाहिए, मतलब उस स्टैंडर्ड के साथ मीट कर रही हो, उन स्टैंडर्ड्स के साथ मीट कर रही हो, उस लेवल की होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? गुड्स है वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग खरीदी गई हो, और दूसरा द सेलर शुड बी अ डीलर इन गुड्स ऑफ दैट, और गुड्स जो सेलर है वो उन गुड्स में डील करता हो। आउट ऑफ द ट्रेंड नहीं होनी चाहिए, व्यापार योग्य होना चाहिए, व्यापार योग्य होना चाहिए। मर्केंटेबिलिटी वही मतलब मार्केटेबल, उनको आगे खरीदा बेचा जा सके। ऐसा नहीं है कि आपको चिपका दिया उसने, उसके बाद आप उसको फिर लेके घूम रहे हो, कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, फिर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, जो हो गया सो हो गया। राइट। कंडीशन एज टू होलसमनेस, होलसमनेस का मतलब होता है कंप्लीट, है। होलसमनेस का मतलब होता है सारा, कंप्लीट। In the case of eatable or provisions, in addition to implied condition, there is another implied condition that food should be wholesome. A supplied F with milk. The milk contained typhoid germs. F's wife consumed the milk and was infected by the diet. Hence, there is a breach of condition to fitness, and A was liable to pay the damage. wholesome का मतलब क्या हुआ कि भाई वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कुछ भी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। समझ रहे? wholesomeness का मतलब यही है कि उससे किसी को नुकसान ना हो। खराब दूध दे दिया, उसमें जैम्स थे,
उसकी बीवी ने उसको पी लिया और उसकी वजह से वो मर गई, तो अब ए को पकड़ा जाएगा, ए से डैमेजेस लिए जाएंगे। ठीक है जी, दूध से टाइफाइड हो गया ना, तो ये है आपका कंडीशन ऑफ होलसमनेस। होलसमनेस, तो ये आप लोगों ने यहां से आना, कंडीशंस एज टू होलसमनेस। अब इंप्लाइड वारंटीज कौन सी हैं? वारंटीज एज टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजेशन। बहुत सिंपल सी बात है कि भैया ऐसा ना हो कि वो सामान मेरे को भी बेचा हुआ है और किसी और को भी बेचा हुआ है, बाद में कोई और बता के बोले कि भैया तो इसने मेरे को भी बेची हुई है, तो ये क्या है? वारंटी है। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं होना चाहिए थर्ड पार्टी का, कोई थर्ड पार्टी बंदा बोले कि भाई इस पे क्लेम है। वारंटी एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड, ट्रेड के लिए यूजेज हो। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, अगर गुड्स हैं वो खतरनाक है, उससे किसी तरीके का नुकसान हो सकता है, तो उसको भी क्या करना, पहले बताना जरूरी है कि इन गुड्स से किसी तरीके का नुकसान भी हो सकता है, तो इस वजह से इसको क्या किया जाए, वार्निंग है वो दीजिए। एक के दो ओनर नहीं हो सकते ना, तो ये एक इम्प्लाइड वारंटी है। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल इसको भी पढ़ेंगे, कल तो नहीं, अभी थिंक मंडे को क्लास होगी, उसमें हम सेल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी शुरू करेंगे। ये थोड़ा सा रह गया, एक ही टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है, मैंने आपको बताया था। एक ही क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है बिल्कुल, अगर आप देखोगे पीवाईक्यू उठा के तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसमें से कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली क्वेश्चन बात नहीं है, आराम से इसका आप आंसर दे सकते हो। एक बार सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, मतलब थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 2-4 बार रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मंडे को पढ़ेंगे बेटा, कल तो जैसे संडे को तो क्लास नहीं होगी, आई थिंक संडे को शायद रीशेड्यूल वाली क्लासेस हुई हैं, अब देखना पड़ेगा वो कब है। कल तो आई थिंक सर नोट्स लेंथी हो जाएंगे इसके, देखो एक बार तो बनाने पड़ेगा ना नोट्स। आज शाम को 7 बजे पार्टनरशिप है, 7 बजे पार्टनरशिप की क्लास है, उसको लेके आज शाम को 7 में पार्टनरशिप 7 बजे पार्टनरशिप को शुरू करेंगे। कल भी 8 बजे देख लेना यार, वो एक्चुअली 3-4 दिन ऑफ रहा था ना, इसकी वजह से क्लासेस को रीशेड्यूल किया था, तो उसी की वजह से क्लासेस कुछ आगे पीछे हो गई हैं, तो लेकिन अब हो जाएगा शेड्यूल। अब अपना 7-8 दिन का शेड्यूल बना लेना, जब छुट्टी है। कल एलआर की लास्ट क्लास है, कल सुबह 11 बजे आई थिंक, या 11 बजे या सुबह 8 बजे एलआर की जो